तो देखो कंप्लेंट लेटर मैंने समझा दिया है, लेकिन अब जो है अब हमें एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे कि हमने मेकिंग क्वायरी में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, परचेजिंग ऑर्डर में भी प्रैक्टिस करे, अब जरूरत है कि हम कंप्लेंट के लिए भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो बढ़िया सा तुम्हारे पास आज क्वेश्चन दिया गया है कंप्लेंट का, और ये भी तुम्हारे एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो फॉर्मेट तुम लोगों के पास होना चाहिए, अच्छी बात है अगर फॉर्मेट है, ठीक है, बिना फॉर्मेट की प्रॉब्लम होगी। यू आर आनंद या आशा लिविंग एट 16 मयूर विहार पॉकेट फॉर दिल्ली, ये कंप्लीट एड्रेस है। You have purchased a washing machine from Messrs Whirlpool Appliances against a guarantee of 7 years. 7 साल की गारंटी की तुमने एक Whirlpool वॉशिंग मशीन खरीदी होगी। Now it is not working properly, और अब वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। And got some defect, और उसमें कुछ ना कुछ खराबी हो गई है। Write a letter to the sales manager of the same complaining non-functioning of the washing machine. ठीक है, तो देखो कंप्लेंट करनी है, लेटर को पढ़कर पता चल गया है कि हमें क्या करनी है, कंप्लेंट करनी है। तो कंप्लेंट लेटर के लिए मैंने तुम्हें एक प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट दे रखा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो फॉर्मेट तुम लोगों के पास होना चाहिए, क्योंकि बिना फॉर्मेट के तो भाई प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो फॉर्मेट होता है तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन के अंदर जो जो डिटेल है वो हम अपने सॉल्यूशन में डालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था तुम्हारे रजिस्टर के पेज पर जो ये लाइन होती है, इस लाइन को कभी मत भूलो। जब भी लेटर लिखो, कुछ भी चीज जो भी तुम्हें लिखनी है वो किससे टच होती हुई लिखनी है, इस लाइन से। ठीक है, सबसे पहले आता है अपने बारे में। ठीक है, तो देखो नाम को छोड़कर बाकी सब कुछ आएगा। तो देखो 16 मयूर विहार है ना, तो लिखो एट 16 मयूर विहार पॉकेट फॉर। देखो ये जो मैंने एट लिख रखा है ना, अगर तुम्हें अजीब लग रहा है, एट 16 गलत सा लग रहा है ना, तो एट छोड़ सकते हो, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि एट भी साथ में लिखो, एट 16। ठीक है, और पॉकेट फॉर दिल्ली। ठीक है, मैंने बताया था जैसे ही हम अपने बारे में लिख देते हैं उसके तुरंत बाद एक लाइन छोड़ दो फ्रेश, एक फ्रेश लाइन छोड़ दो। अब आएगी डेट, जिस दिन लेटर लिख रहे हो, तो यहाँ पर आज की डेट डाल देना। मैंने लिख रहा डेट, मैं डेट की जगह सिर्फ ये लिख रहा हूँ डेट, तो मैं आज की डेट डाल देनी है। आज जो भी डेट है वो लिख दो, जिस दिन हम लेटर लिखते हैं उस दिन की डेट तुम्हें यहाँ पर डालनी है। अब आगे पढ़ते हैं। यू हैव परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम, देखो उसका नाम आ गया ना, तो लिखो। तो देखो मैसर्स वर्लपूल अप्लायंसेस है ना, और देखो हम ये लेटर किसको लिख रहे हैं, आगे देखो पढ़ो। राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर है ना, जब ऐसा कुछ लिखा हुआ हो ना, मैनेजर, सेल्स मैनेजर, जनरल मैनेजर, तो ये चीज तो जरूर लिखे करो। तो डेट के बाद फिर से एक लाइन छोड़ देना। अब लिखो द सेल्स मैनेजर है ना, इस चीज को तो ढूंढ ढूंढ कर निकाले करो। अगर उसमें अगर तुम्हारे लेटर में मैनेजर, जनरल स्टोर ये सब लिखा हुआ है, तो इस चीज को तो सबसे पहले लिखे करो, द सेल्स मैनेजर। अब लिखो मैसर्स वर्लपूल अप्लायंसेस, मैसर्स वर्लपूल अप्लायंसेस। ठीक है, अप्लायंसेस ज्यादा बड़ा हो गया, आगे तक तो तुम अगली लाइन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो एड्रेस वेड्रेस तो इसका ज्यादा कुछ दे नहीं रखा है ना, बस इतना ही दे रखा था, इतना ही बहुत है। फिर से एक लाइन छोड़ दो। अब लिखो सब्जेक्ट, मतलब कि किस लिए लेटर लिख रहे हो, जिस पार्टी को तुम लेटर लिख रहे हो, किस ऑब्जेक्टिव से लिख रहे हो, तुम्हारा लिखने का, उसको लेटर पोस्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजन क्या है। तो बताओ, कंप्लेंट करने वाले हो ना, तो लिखो सब्जेक्ट के अंदर ही लिखो कंप्लेंट अबाउट वॉशिंग मशीन, या फिर ये भी लिख सकते हो कंप्लेंट अबाउट द प्रोडक्ट है ना, बस कंप्लेंट शब्द जरूर लिखना चाहिए। या फिर ये भी लिख सकते हो कंप्लेंट अबाउट नॉन फंक्शनिंग ऑफ वॉशिंग मशीन। ठीक है, मतलब कुछ भी ले लो है ना अपने हिसाब से। अब सब्जेक्ट के बाद फिर से एक लाइन छोड़ दो। अब देखो मैं ऊपर से लिखूंगा क्योंकि मेरी में नीचे तो स्पेस है नहीं। अब तुम्हें मालूम है, अब आएगा सर, और सर के बाद कोई लाइन नहीं छोड़नी, सीधा लेटर लिखना है ना। तो फॉर्मेट तुम लोग निकाल लेना, मैं अभी खोल लेता हूँ फॉर्मेट पे स्क्रीन पर, क्योंकि फॉर्मेट से थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो देखो आगे लिखा हुआ है विद फॉर्मेट के अंदर देखते चलना, विद रेफरेंस टू अवर ऑर्डर नंबर, देखो सबको सेम उतार दो, विद रेफरेंस टू अवर ऑर्डर नंबर डेट फॉर सम है ना। अब यहाँ पर डेट लिखनी है, तो देखो ये जो ऑर्डर नंबर है और ये जो डेट है, ये डेट है ना कम से कम परचेज कर रहे हैं, और अब हमने कंप्लेंट करी है। देखो पहले परचेज कर लिया होगा, यूज करा होगा, उसके बाद कंप्लेंट करेंगे ना, या परचेज करने से पहले कंप्लेंट कर देंगे, नहीं, परचेज करने के बाद करते हैं। तो ये जो डेट आज जो तुमने लेटर लिख रहे हो और इसमें जो डेट डालनी है, ये डेट कम से कम 3-4 महीने पहले की डालना। फॉर एग्जाम्पल आज तुम्हारा मान लो अक्टूबर का महीना है, सपोज अक्टूबर का महीना है, तो इसमें डाल देना अप्रैल मई वगैरह। ठीक है, 3-4 महीने या 4-5 महीने के पीछे की डेट डाल दिया करो। ठीक है, तो लिख दो विद रेफरेंस टू अवर ऑर्डर नंबर, मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों के पास नोट है, तुम नोट में से देख सकते हो, इस बार मैं लिख नहीं रहा बिल्कुल भी। विद रेफरेंस टू अवर ऑर्डर नंबर ABC 236, सेम लिख दो क्योंकि ऑर्डर नंबर क्वेश्चन में तो बताया नहीं था,
बताओ क्वेश्चन के अंदर क्या हमारा कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नंबर बता रखा है? नहीं बता रखा। तो तुम जो फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना वही डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विद रेफरेंस टू अवर ऑर्डर नंबर ABC 236 डेट। हाँ डेट डाल देना, 4 महीने पहले की है ना, जो भी डेट आ रही है तुम्हारे हिसाब से 4 महीने पहले की वो डाल दो है ना, 2 तारीख 3 तारीख 15 तारीख कुछ भी डाल दी। अब देखो फॉर सम, ये सम वाला वर्ड हटा दो, सम बहुत सारे नहीं खरीदे, हमने सिर्फ एक ही वॉशिंग मशीन खरीदी थी। तो लिखो लिखो फॉर द, आगे का मैं लिख रहा हूं फॉर के आगे का, फॉर द प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन, फॉर द प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन। ठीक है, ये था प्रोडक्ट का नाम, यहां पर वो डालना होता है जो प्रोडक्ट तुमने खरीदा था। अब आगे देखो फॉर्मेट में सेम लाइन आएगी, वी आर रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द कंसाइनमेंट। देखो कंसाइनमेंट वैसे तो माल होता है लेकिन प्रोडक्ट के लिए भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, चला सकते हो। दैट द कंसाइनमेंट एज नॉट पर आवर रिक्वायरमेंट, भेजा गया माल हमारी जरूरत के हिसाब से नहीं है। नाउ ओनली फ्यू मंथ्स हैव पास्ड बट इट इज नॉट गिवन सैटिस्फैक्टरी सर्विस एनीमोर। ठीक है, तो देखो अब इसके अंदर हमें थोड़े बहुत डिफेक्ट बताने पड़ेंगे, सर्विस एनी मोर है ना, ये हमें संतोषजनक संतुष्टि नहीं दे रहा है। पहले तो यहाँ तक फटाफट से नोट कर लो वीडियो पोस्ट करके, सर्विस एनी मोर तक है ना। फिर आगे ना तुम्हें कुछ, जब भी हम कंप्लेंट करते हैं तो कंप्लेंट के बाद है ना तुम्हें कुछ ना कुछ क्या बताने पड़ते हैं, डिफेक्ट बताने पड़ते हैं, तभी तो सामने वाली पार्टी रिएक्ट करेगी। तुमने बस ये बोल दिया कि प्रोडक्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, बस उसे बताओ तो सही क्या दिक्कत हो रही है ना। तो इट इज नॉट गिविंग सेटिस्फैक्टरी सर्विस एनी मोर। ठीक है, लिख लो एनी मोर के बाद, अब एनी मोर के बाद लिखो लिखो सच एज, हाँ लिखो सच एज, ये लिख सकते हो कि उसमें इलेक्ट्रिक शॉक पास हो रहा है। ठीक है, लिखो सच एज इलेक्ट्रिक शॉक पासिंग। लिखो स्विचेस, उसके बटन होते हैं ना भाई वही, तो लिखो स्विचेस नॉट वर्किंग प्रॉपरली। एक और लिख लो क्लॉथ्स वर नॉट, या फिर ये लिखो क्लॉथ्स आर नॉट वॉश्ड प्रॉपरली। ठीक है, और ये लिख लो क्रिएटिंग 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 टू मच नॉइज है ना, बहुत शोर मचाती है, चलती है तो बहुत शोर मचाती है, एक्सेट्रा कर लेना है ना। देखो जब भी हम किसी को कंप्लेंट लिखते हैं तो कम से कम 2 या 3 डिफेक्ट तुम्हें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपस में समझ में आने चाहिए, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बच्चों को एक भी डिफेक्ट ध्यान नहीं आ रहा है। एक आध चीज तो ऐसी होती है बच्चे को अपने आप याद आई जाती है प्रैक्टिकली, और ऐसी अजीब सी चीज वो देंगे भी नहीं कि तुम्हें समझ में ना आए है ना। अब जैसे वॉशिंग मशीन को ले लो, नॉर्मली तुम जानते हो कि क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, और बाकी मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा तो तुम्हें उससे अंदाजा हो जाएगा कि हमें कैसे लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक शॉक पासिंग है ना, इलेक्ट्रिक शॉक हो रहा है, करंट भी लग रहा है कई बार, स्विच अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, जो कपड़े हैं वो पूरी तरह से धुल नहीं पा रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा क्या प्रोड्यूस हो रही है, नॉइज, शोर मचा रही है वो मशीन है ना। तो इस तरह से इतनी सारी चीजें हो रही हैं। कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया जाता है डिफेक्ट कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम डिफेक्ट वहां से देख सकते हो, लेकिन फिलहाल तो इस क्वेश्चन में नहीं बताया है ना, तो हमें ये देखना है। अब देखो एक, अच्छा पहले यहाँ तक कर लेना वीडियो पोस्ट करके, अगर दिक्कत हो रही है तो यहाँ तक का पहले कर लो, अब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब जब तुमने यहाँ तक कर लिया है तो इसके बाद एक फ्रेश लाइन छोड़ दो। मैंने बताया था हर बार एक पैराग्राफ के बाद तुम्हें एक फ्रेश लाइन छोड़नी पड़ती है। ठीक है, ये सब फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखना था, डिफेक्ट भी फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखने थे। ठीक है, अब एक लाइन छोड़ दो, आगे देखो क्या लिखा है तुम्हारे फॉर्मेट में, आई मेंशन दैट इट वाज परचेज्ड अगेंस्ट अ वारंटी ऑफ 2 ईयर। तो तुम्हें इस चीज का ध्यान देना चाहिए, क्वेश्चन में हमें वारंटी बता रखी थी, क्वेश्चन में वारंटी नहीं बताई, क्वेश्चन में गारंटी बताई है। इंपॉर्टेंट चीज, जो डिटेल क्वेश्चन में गिवन है और अगर वही डिटेल तुम गलत लिखते हो अपने आंसर में तो आंसर में वो चीज काट दी जाएगी। क्वेश्चन में गारंटी बोलिए तो तुम भी अपने फॉर्मेट में चेंज कर लो थोड़ा सा, वारंटी की जगह गारंटी। वारंटी में क्या होता है, वो चीजों को आके रिपेयर करते हैं, ठीक ठाक करते हैं, अगर बिल्कुल ही पोजीशन खराब होती है तो रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन गारंटी में क्या होता है, प्रोडक्ट को डायरेक्ट क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, और रिपेयर भी किया जा सकता है वैसे है ना। लेकिन हाँ, बिजनेस के हिसाब से गारंटी में और वारंटी में फर्क है। खैर फिलहाल हमें वो गारंटी दी गई थी और वो भी 7 साल की, तो इस चीज को मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो देखो क्या लिखेंगे, आई मेंशन दैट इट वाज परचेज्ड अगेंस्ट अ गारंटी ऑफ 7 इयर्स। लिख दो इस चीज को, देखो 2 साल की जगह कर दो 7 साल, और वारंटी की जगह कर दो गारंटी, है ना। ऐसे चेंज करते हैं छोटे छोटे माइनर चेंजेस अपने क्वेश्चन में, इस तरह से चेंज करे करो बस। So it is now your responsibility to rectify the defect or replace it with your new piece, है ना। तो ये सबको सेम उतार दो, प्लीज एक्ट क्विकली अकॉर्डिंग टू योर रेपुटेशन, फोटोकॉपी ऑफ गारंटी कार्ड, है ना, वारंटी कार्ड हटा देना, गारंटी कार्ड लगा देना, इज अटैच्ड हियर विद, है ना, योर्स ट्रूली एनक्लोज फोटोकॉपी। तो देखो बाकी की चीजों में कोई फर्क नहीं है, सबको सेम कर दो, है ना। तो तुमने देखा कि कंप्लेंट लेटर को भी हमने किस तरह से कन्वर्ट करना सीख लिया। कंप्लेंट लेटर को भी बनाने में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो भी बहुत आसानी से हो जाते हैं।